इसराइल और फ़िलिस्तीन का नाम आते ही जो ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है वो आता है विवाद का, संघर्ष का, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने और लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में से एक है। ये संघर्ष न केवल राष्ट्रों के अस्तित्व से जुड़ा है बल्कि धर्मों के अलग अलग दावों से भी जुड़ा है। और जब बात धर्मों के बीच की आ जाए तो मामला थोड़ा संवेदनशील हो ही जाता है। लेकिन जो विवाद आज हमें यहूदी बनाम मुस्लिम के रूप में दिखाई देता है, इससे कहीं जटिल और गहरा विवाद किसी समय यहूदी बनाम ईसाइयत का रहा है। ये चीज़ हमें बताती है कि हज़ारों साल की प्रक्रिया में इस संघर्ष के स्वरूप में कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। वैसे तो दोस्तों, इस संघर्ष की कहानी लगभग 4000 साल पीछे तक जाती है, लेकिन इस वीडियो में मेरा फोकस मुख्यतः इस संघर्ष के मूलभूत कारणों को समझाने तक ही केंद्रित रहेगा, जिसमें 3 चीज़ें प्रमुख रूप से शामिल होंगी। सबसे पहली चीज़ है मई 1948 में इजरायली राष्ट्र की स्थापना और उससे उभरने वाली स्थितियाँ। दूसरे में हम चर्चा करेंगे जेरूसलम और ख़ास तौर से ओल्ड जेरूसलम को लेकर के यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के अपने अलग अलग दावे। और तीसरे पक्ष में हम चर्चा करेंगे अप्रैल और मई के महीने में छिड़ने वाली लड़ाई, उसके कारण क्या थे। वैसे पहले 2 पक्षों को जानने के बाद तीसरे पक्ष का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वही मूलभूत कारण है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष के। 19वीं शताब्दी की वो घटना जिसने इजरायली राष्ट्र की स्थापना की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया, वो थी यूरोप में एंटी सेमिटिज्म विचारधारा का विकास। सेमेटिक शब्द का अर्थ है ऐसे लोग जो सेमेटिक भाषा का, जैसे हिब्रू भाषा, अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1850 के बाद जिस एंटी सेमिटिज्म का विकास हुआ, वो बेसिकली यहूदियों के खिलाफ नस्ल और धर्म के आधार पर चलाए जाने वाला भेदभाव और नफरत भरा कैंपेन था। एंटी सेमिटिज्म फिलिस्तीन के बाहर जहां भी यहूदी रहते थे उनके खिलाफ कुछ ना कुछ मात्रा में ज़रूर रहता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में इसने यहूदियों के खिलाफ एक संगठित रूप ले लिया, यानी यहूदियों को चिन्हित करके टारगेट किया जाने लगा। और इस एंटी सेमिटिज्म की प्रतिक्रिया में यूरोप में जिस आंदोलन का विकास हुआ उसको हम कहते हैं जायनिज्म। ये एक यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रमुख विचार ये था कि दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए जहां पर यहूदी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। स्वाभाविक है कि ऐसा राष्ट्र उसी जगह पर होगा या होना चाहिए जहां पर यहूदी मूल रूप से रहते थे। और वो स्थान कौन सा था जहां पर यहूदी मूल रूप से रहते थे? जहां पर उस समय फिलिस्तीन था, या आज जहां हम इजराइल की स्थिति देखते हैं। यहूदियों को उनके मूल स्थान से इतिहास में कई बार उजाड़ा गया था, कई बार भगाया गया था, जिससे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बसे, मुख्य रूप से यूरोप में। इसी प्रकार से जेरूसलम के बसने, ध्वंस होने और पुनर्निर्माण की कहानी भी इतिहास में कई बार घटी। यूरोप में जायनिज्म के आंदोलन को एक खास राजनीतिक शक्ति प्रदान करने वाले शख्स का नाम था थियोडोर हेर्ज़ल। थियोडोर हेर्ज़ल एक ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट थे जो दूसरे धर्मों के लोगों के साथ और उनके रीति रिवाजों को आत्मसात करके मिलजुल करके रहने जैसे विचारों के ही हिमायती थे। लेकिन यूरोप में जिस एंटी सेमिटिज्म की विचारधारा फैली, जो हवा फैली, उसके कारण एसिमिलेशन, आत्मसातकरण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा संभव नहीं रह गई थी, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं रह गई थी। और इसलिए हेर्ज़ल ने कहा कि अगर यहूदियों पर बाहरी दबाव आता है एक राष्ट्र बनाने का, तब ऐसा राष्ट्र एक ऐसे भूखंड पर होना चाहिए जहां पर यहूदी अपना आसानी से जीवन यापन कर सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हेर्ज़ल ने 1897 में स्विट्जरलैंड के बेसिल में पहली जायनिस्ट कांग्रेस को आयोजित किया, जिसमें जायनिज्म के बेसिल प्रोग्राम को तय किया गया। और इसके अनुसार जायनिज्म फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर यहूदियों के लिए बनाने का प्रयास करेगा। मोटे तौर पर इसका मतलब था कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों के लिए एक राष्ट्र का निर्माण। अब आप समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन में जिस इजरायली राष्ट्र का निर्माण मई 1948 में हुआ, उसके बीज इस जायनिस्ट कांग्रेस में निहित थे। कई बार ब्रिटेन को इजराइल की स्थापना का बहुत ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, जबकि इस जायनिस्ट कांग्रेस में इसके बीज देखे जा सकते हैं। हेर्ज़ल ने ओटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन के क्षेत्र की स्वायत्तता, यानी उसको एक ऑटोनोमस क्षेत्र बनाए जाने के लिए भी निवेदन किया। उस समय फिलिस्तीन के क्षेत्र पर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का ही नियंत्रण था, लेकिन ओटोमन साम्राज्य ने इस तरह की स्वायत्तता उपलब्ध कराने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस तरह के विचारों के प्रति एक समर्थन की किरण तब हेर्ज़ल को ब्रिटेन में दिखाई दी। ब्रिटेन ने 1903 में युगांडा में एक ऐसी जगह जहां पर कोई मानव बस्ती नहीं थी और जिसका क्षेत्रफल लगभग 15,500 स्क्वायर किलोमीटर था, वहां पर यहूदियों को बसने के लिए जमीन मुहैया कराने की बात सामने रखी। लेकिन जायनिज्म के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने फिलिस्तीन के बाहर किसी भी जमीन पर बसने से बिल्कुल इनकार कर दिया। 1904 में हेर्ज़ल की मृत्यु हुई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले
जायनिज्म के आंदोलन से यहूदियों का एक अल्पसंख्यक समूह ही जुड़ा था और इसमें भी रशियन यहूदी प्रमुख रूप से थे, जबकि नेतृत्व ऑस्ट्रियन और जर्मन यहूदियों के पास था। लेकिन इस दौरान जायनिस्ट आंदोलन ने जो सबसे बड़ी चीज पैदा की वो था यहूदी पुनर्जागरण। मॉडर्न हिब्रू भाषा का विकास भी इसी दौरान बहुत बड़े स्तर पर हुआ। 1905 में रशिया में एक क्रांति हुई वहां के जार शासक के खिलाफ। यह क्रांति विफल हो गई और विफल होने के बाद जार शासक ने दमन कार्य शुरू कर दिया। इस दमन कार्य से बचने के लिए यहूदी बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के क्षेत्र की तरफ माइग्रेट करने लगे। 1914 से पहले लगभग 90,000 यहूदी फिलिस्तीन के क्षेत्र में आकर के रहने लग गए थे। रशिया से आने वाले ये यहूदी फिलिस्तीन में यहूदियों की बसावट के अग्रदूत बने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों ने अपनी मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस समय तक जायनिज्म आंदोलन का नेतृत्व इंग्लैंड में रह रहे उन यहूदियों के पास आ चुका था जो रशिया से भाग करके आए थे। इसलिए ये यहूदी ब्रिटिश सरकार पर और ज्यादा दबाव डालने में सक्षम हो गए और इस दबाव का परिणाम रहा 2 नवंबर 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन में। उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बेल्फोर थे, जिनके नाम पर ही ये बेल्फोर डिक्लेरेशन है। इसमें ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने के लिए वादा कर दिया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस की विजय हुई थी, जबकि तुर्की की हार, इसलिए 1922 के फिलिस्तीन से संबंधित लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट में बेल्फोर डिक्लेरेशन को शामिल कर लिया गया। जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, उसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ अब फिलिस्तीन के क्षेत्र में और अधिक संख्या में यहूदियों की ग्रामीण और शहरी बस्तियां बसनी शुरू हो गई। साथ ही यहूदियों ने इन बस्तियों में यहूदी सांस्कृतिक जीवन और हिब्रू भाषा की शिक्षा को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस बसावट का ये नतीजा हुआ कि जो जनसंख्या फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों की 1925 में 1 लाख के आसपास थी, वो 1933 में बढ़कर के 2,38,000 के आसपास हो गई, जो उस समय फिलिस्तीन की कुल जनसंख्या का लगभग 20% थी। वर्ष 1933 तक हिटलर ने जर्मनी में संपूर्ण सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया था। हिटलर का रवैया बेहद ज्यादा नस्लवादी था और उसके समय में जर्मनी की सभी समस्याओं के लिए यहूदियों को चिन्हित किया जाने लगा, उनको टारगेट किया जाने लगा, जिससे यूरोप से फिलिस्तीन की तरफ यहूदियों का माइग्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया। और इसका नतीजा हुआ कि 1930 के दशक में लगभग 2.5 लाख की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन के क्षेत्र में आए। यहूदियों की इस बढ़ती हुई संख्या से अब फिलिस्तीनी अरबों को परेशानी होने लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1933 में ही यहूदियों की संख्या फिलिस्तीन में लगभग 20% हो चुकी थी। इसके खिलाफ फिलिस्तीन में अरबों के कई विद्रोह हुए, जिसमें से सबसे बड़ा विद्रोह था 1936 से 1939 तक चलने वाला विद्रोह। इस विद्रोह ने ब्रिटेन को उसकी नीति में परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ अरबों का समर्थन चाहता था ब्रिटेन, और इसके लिए जरूरी था कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी और अरब शांति से रहें। इसलिए 1939 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के इमिग्रेशन पर पाबंदी लगा दी। अब इससे यहूदियों के सामने देखिए किस तरह की परेशानियां खड़ी हो गई। हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और खास तौर से 1941 के बाद जर्मनी और उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों जैसे पोलैंड में यहूदियों का नरसंहार, होलोकॉस्ट कराना शुरू कर दिया। हिटलर के सनकीपन की कोई सीमा थी ही नहीं। उस व्यक्ति ने लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम करा दिया। उस समय यूरोप में यहूदियों की कुल संख्या लगभग 90 लाख के आसपास थी, जिसमें से 60 लाख उसी व्यक्ति ने मरवा दिए। और दूसरी तरफ ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों के इमिग्रेशन पर पाबंदी लगा दी। अब यहूदी इन स्थितियों में जाएं तो जाएं कहां? इससे 2 जायनिस्ट अंडरग्राउंड ग्रुप, ईस्टर्न गैंग और इरगुन जवाई ल्यूमी, ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और इसलिए इन्होंने 2 काम किए। सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया कि यहूदियों का अवैध तरीके से फिलिस्तीन में आवागमन को ये मैनेज करते रहे, उसको संगठित करते रहे। और दूसरा काम इन्होंने किया, क्योंकि इसमें इरगुन नाम का संगठन थोड़ा ज़्यादा उग्र प्रकार का संगठन था, इसलिए उसने जुलाई 1946 में जेरूसलम के किंग डेविड होटल पर एक बॉम्ब अटैक किया। किंग डेविड होटल वो होटल था जहां से ब्रिटेन फिलिस्तीन का शासन चलाता था, उसको संभालता था। इसमें 91 लोगों की मौत हुई, जिसमें से अधिकांश ब्रिटिश थे। जब ब्रिटेन को ये महसूस हुआ कि अब फिलिस्तीन के शासन को संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबों और यहूदियों के बीच किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पा रही है, अरब यहूदी राष्ट्र के लिए तैयार नहीं है और यहूदी राष्ट्र से कम पर तैयार नहीं है, तो ब्रिटेन ने यह मामला फरवरी 1947 में यूएन को रेफर कर दिया और साथ में सितंबर अक्टूबर के महीने में घोषणा कर दी कि हम
15 मई 1948 से पहले फिलिस्तीन का क्षेत्र खाली कर देंगे, छोड़ देंगे। यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन से संबंधित अपनी योजना को प्रस्तुत किया। इस योजना के अनुसार फिलिस्तीन में एक राष्ट्र अरबों के लिए, एक यहूदियों के लिए और साथ ही जेरूसलम का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव रखा गया। अब यूनाइटेड नेशन ये प्रस्ताव कर चुका था। उस समय के 1946-47 के फिलिस्तीन के मैप को आप देखिए। जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर फिलिस्तीनी अरब प्रमुख रूप से रहते थे और जो व्हाइट स्पॉट्स बीच बीच में बने हुए हैं, खासतौर से उत्तरी क्षेत्र में, वहाँ पर यहूदियों की बसावट थी। लेकिन यूएन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसमें ग्रीन एरिया का क्षेत्र काफी सीमित था, जबकि व्हाइट एरिया का क्षेत्र काफी बढ़ा हुआ था। इसका कारण ये माना जाता है कि उस समय ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों का प्रभाव यूनाइटेड नेशन में बहुत ज्यादा था और इन देशों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रस्ताव को प्रस्तुत करवाया था। साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और यूएसएसआर दोनों महाशक्तियों के रूप में उभर चुके थे और उन्हें इस प्रस्ताव का समर्थन हासिल था। जब यूनाइटेड नेशन में इस प्रस्ताव को वोटिंग के लिए लाया गया तो इस प्रस्ताव के पक्ष में 33 वोट पड़े, विपक्ष में 13 वोट पड़े। पश्चिमी देशों ने अपने प्रभाव का इसके पक्ष में वोट डलवाने के लिए संपूर्ण रूप से प्रयोग किया। भारत अरब राष्ट्रों के अलावा विपक्ष में वोट डालने वाला एकमात्र राष्ट्र था। इसके कारणों पर बहुत सी व्याख्याएं हैं, लेकिन जो सबसे मानी जाने वाली व्याख्या है वो ये कि भारत अभी अभी साम्राज्यवाद के दंश से मुक्त हुआ था और वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर साम्राज्यवादी ताकतों की जबरदस्ती की योजना का समर्थन करने से बचना चाहता था। इस पार्टीशन प्लान में दिक्कतें थी ही, वो आपने देख ही ली है। इस प्रस्ताव के पास होते ही ज्यूइश एजेंसी ने तुरंत इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी, जो यहूदियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अरबों का प्रतिनिधित्व करने वाली अरब लीग ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और जैसा कि होना था कि इस प्रस्ताव के पास होते ही फिलिस्तीनी क्षेत्र में बड़े स्तर पर दंगे शुरू हो गए, जैसा कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होते ही दंगे शुरू हो गए थे। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के क्षेत्र को ब्रिटेन ने छोड़ दिया। ज्यूइश एजेंसी जो यूएन में यहूदियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी उसने इजरायली राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी। यूएस और यूएसएसआर ने तुरंत इजराइल को मान्यता दे दी और भारत ने मान्यता 1950 में दी। इजरायली राष्ट्र के निर्माण की घोषणा से इजरायली राष्ट्र के खिलाफ 4 अरब राष्ट्रों, जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक शामिल थे और साथ ही इन्हें मोरक्को, सऊदी अरब और सूडान का समर्थन हासिल था, इन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध कर दिया जो लगभग 1 वर्ष तक चला। इजराइल ने इस युद्ध में गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ा और इस तरह से युद्ध लड़ने में उसकी 2 संगठनों ने बहुत मदद की। एक इरगुन नाम के संगठन ने, जिसका मैं पीछे जिक्र कर चुका हूं, और एक हगानाहा नाम के संगठन ने। स्वाभाविक है कि इजराइल के पास इस युद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर जैसे देशों का समर्थन रहा था, लेकिन इसके बावजूद 4 अरब राष्ट्रों को अभी अभी निर्मित राष्ट्र ने 1 वर्ष के भीतर युद्ध में हरा दिया। ये अपने आप में एक कमाल था जिस पर दुनिया भर के विद्वानों ने स्टडी की है और रिसर्च की है कि आखिर इजराइल ने यह कमाल किया किस तरह से। इसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन मैं यहूदियों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको थोड़ा बहुत स्पष्ट करेंगे कि इस प्रकार की घटना हुई कैसे। वर्तमान में यहूदियों का दुनिया भर में उनकी पॉपुलेशन का प्रतिशत 0.18% है। मोटा मोटा मानिए कि लगभग 0.2% यहूदियों की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 1901 से लेकर के अब तक जितने नोबेल प्राइज मिले हैं, वर्ष 2013 के डेटा के हिसाब से लगभग 22% नोबेल प्राइज केवल यहूदियों को मिले हैं। वर्तमान में दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति समझे जाने वाला, दुनिया की सच्चाई के सबसे नजदीक समझे जाने वाला व्यक्ति नोआम चोम्स्की, उनका जन्म फिलाडेल्फिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद की ऑल्टरनेटिव विचारधारा देने वाला व्यक्ति जिसने विश्व इतिहास की धारा को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया, कार्ल मार्क्स, उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। विश्व के अब तक के सबसे बड़े माने जाने वाले साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे। इन सब को छोड़िए, आप वर्तमान में देखिए कि कोविड-19 के खिलाफ एकमात्र देश जिसने अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया, इजराइल। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, उद्यम का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो, इस कम्युनिटी की सफलताएं बेमिसाल हैं। इस सब का एक पॉसिबल रीजन ये माना जाता है कि लंबे समय में अपने अस्तित्व के लिए लड़ते लड़ते यहूदियों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है। 1948-49 की लड़ाई में भी यहूदी अपने अस्तित्व के लिए ही लड़े। यहूदियों को 1948-49 की लड़ाई में ये लग गया था कि अगर ये लड़ाई हार गए तो फिर दुनिया में कहीं कोई ठिकाना नहीं है, और इसलिए वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के लड़ गए। जबकि अरब राष्ट्रों के लिए युद्ध एक सामान्य युद्ध की तरह था।
अब ये मैप देखिए, युद्ध के बाद इसराइल ने उस क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जो यूएन रेजोल्यूशन में उसके लिए तय किया गया था, और फिलिस्तीनियों के पास केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का ही क्षेत्र पड़ा। वेस्ट बैंक में ही जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम का यूएन प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात की गई थी, लेकिन इस युद्ध के बाद इसराइल ने लगभग आधे जेरूसलम को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब एक इजरायली राष्ट्र का निर्माण हो चुका था। इसके बाद इसराइल ने दुनिया भर के यहूदियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिससे फिलिस्तीनियों की तुलना में इस क्षेत्र में यहूदियों की आबादी तेजी से फिर बढ़ने लगी। 1933 का एक आंकड़ा मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी अरबों की तुलना में यहूदियों की जनसंख्या लगभग 20% थी। और वर्तमान स्थिति आप देखिए, वर्तमान में इसराइल में यहूदियों की संख्या लगभग 75% है और फिलिस्तीनियों की संख्या लगभग 21%। यानी ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल उलट गया है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक जेरूसलम की टोटल 9 लाख की जनसंख्या में लगभग 61% यहूदी हैं, 36% अरबी और 2% क्रिश्चियन है। 1948-49 के बाद भी इसराइल को युद्धों का सामना करना पड़ा। जैसे 1967 में एक युद्ध अरब राष्ट्रों के साथ फिर से 6 दिन के लिए हुआ। 1973 में फिर से अरब राष्ट्रों के साथ एक युद्ध हुआ। इन युद्धों के बाद भी अरब राष्ट्र अपनी खोई हुई जमीन इसराइल से वापस नहीं ले पाए, बल्कि अपनी और ज्यादा जमीन वो गवा बैठे। अब वर्तमान का क्षेत्र आप देखिए कि जो व्हाइट एरिया 1947-48 में नए के बराबर था, अब उसी व्हाइट एरिया में ग्रीन एरिया बिल्कुल सिकुड़ के रह गया है। 1973 के युद्ध के बाद अरब राष्ट्रों ने इसराइल के साथ सामान्य संबंधों को स्थापित करने के प्रयास भी किए, क्योंकि युद्ध से मामला सुलझ नहीं रहा था। और इसी क्रम में इजिप्ट ने 1977 में इसराइल को मान्यता दे दी। साथ ही 2 वर्ष बाद 1979 में इसराइल के साथ सामान्य संबंधों की स्थापना की। इसके कुछ समय बाद एक और अरब राष्ट्र जॉर्डन ने 1994 में इसराइल के साथ सामान्य संबंधों की शुरुआत की। और उसके बाद अब अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से पहले यूएई ने और उसके बाद बहरीन ने सामान्य संबंधों की स्थापना इसराइल के साथ वर्ष 2020 में की। इसी रास्ते को मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने भी फॉलो किया, क्योंकि इन अरब राष्ट्रों को अब लगने लगा है कि इसराइल एक भौगोलिक सच्चाई है और इस सच्चाई को नकारने का कोई मतलब नहीं रह गया है। शांति के इसी तरह के प्रयासों में ओस्लो अकॉर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो 1993 में हुआ। इस अकॉर्ड के तहत इसराइल ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाला संगठन था, उसको मान्यता दे दी। साथ ही पीएलओ ने भी इसराइल के अस्तित्व को मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया। इस अकॉर्ड के तहत पीएलओ को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का शासन संभालने का अधिकार दे दिया गया, और इसी अकॉर्ड के तहत पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी जैसी संस्था का निर्माण हुआ। यासिर अराफात पीएलओ के ही एक बहुत बड़े नेता थे। ओस्लो अकॉर्ड में पीएलओ का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम था महमूद अब्बास, जो वर्तमान में पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के हेड है। शांति के इसी तरह के प्रयासों में एक प्रयास का बेहद ज़्यादा महत्व है, वर्ष 2000 का कैंप डेविड समिट, जो अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। पीएलओ का प्रतिनिधित्व यासिर अराफात ने किया और इसराइल की तरफ से उनके प्रधानमंत्री एहुद बराक शामिल हुए। इसराइल के प्रधानमंत्री एहुद बराक एक सोशलिस्ट व्यक्ति थे और फिलिस्तीन के साथ शांति संबंधों को स्थापित करने के प्रति बेहद गंभीर थे। इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन के सामने, पीएलओ के सामने 3 प्रस्ताव रखे। पहले प्रस्ताव में 100 का 100% गाजा पट्टी का क्षेत्र फिलिस्तीन को दे देने की बात कही गई। दूसरे प्रस्ताव में 90% वेस्ट बैंक का इलाका पीएलओ को देने की बात कही गई। और तीसरे में उन्होंने कहा कि जेरूसलम दोनों देशों की राजधानी होगी और इसका प्रशासन दोनों मिलजुल करके चलाएंगे। कैंप डेविड समिट के सफल होने की खबरें भी आने लगी थी, लेकिन अंतिम समय में ये फाइनलाइज नहीं हो पाया और कैंप डेविड समिट विफल हो गया। वर्ष 2001 से 2006 के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन थे। इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया और दूसरा ऐसा कर दिया जिससे समस्याएं और जटिल होती चली गई। अच्छा काम यह था कि इन्होंने गाजा पट्टी के क्षेत्र से इजरायली सेना को हटा लिया और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी से कहा कि वो इसका शासन संपूर्ण रूप से संभाले। साथ ही इन्होंने वेस्ट बैंक के क्षेत्र में वेस्ट बैंक बैरियर के नाम से एक दीवार बनानी शुरू करी, जिसको सेपरेशन वॉल कहा जाता है। 1948-49 के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक के एरिया को निर्धारित करने के लिए एक ग्रीन लाइन बनाई गई थी। ये ध्यान रखना है कि 1967 तक वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का नियंत्रण था। 1967 के युद्ध में इजराइल ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। सेपरेशन वॉल के माध्यम से इजराइल ने वेस्ट बैंक के भीतरी इलाकों में भी अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया।
इससे फिलिस्तीनियों के इस क्षेत्र में बिल्कुल ही अलग थलग पड़ जाने की स्थिति पैदा हो गई। आप इसको एक ओपन जेल की तरह कह सकते हैं। जब यूएन में ये मामला गया तो यूएन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना। सेपरेशन वॉल आज भी विवाद के प्रमुख कारणों में शामिल है। अब अप्रैल मई के झगड़े को समझने के लिए आप जेरूसलम की स्थिति को ठीक से समझ लीजिए। जेरूसलम का जो ओल्ड सिटी का इलाका है उसी में पड़ता है माउंट टेम्पल। ये स्क्रीन पर आप माउंट टेम्पल को देख सकते हैं। इसे ही मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। इसमें आप जो पीले रंग का डोम देख रहे हैं इसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। डोम ऑफ द रॉक के ठीक बराबर में इसके जैसी ही एक और संरचना है छोटी सी, इसे कहते हैं डोम ऑफ द चेन। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अल अक्सा मस्जिद। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों का इस पर अपने अपने अधिकार के दावे हैं। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों का जन्म इजराइल के क्षेत्र में हुआ। यहूदी धर्म का जन्म लगभग 1800 बीसी के आसपास, यानी आज से लगभग 3800 साल पहले हुआ। और ईसाई धर्म की उत्पत्ति ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, आप जानते ही हैं। जबकि 7वीं शताब्दी में मक्का के क्षेत्र में इस्लाम का जन्म हुआ। यहूदी धर्म के सबसे प्रमुख पैगंबर हैं मूसा, जिन्हें ईसाई मोजेस भी कहते हैं। ईसाई धर्म के सबसे प्रमुख पैगंबर ईसा मसीह हैं और इस्लाम के मोहम्मद साहब। एक पैगंबर ऐसे हैं जो इन तीनों धर्मों में बहुत आदर के साथ देखे जाते हैं, वो हैं हजरत इब्राहिम। इन्हें ही अब्राहम भी कहा जाता है। तीनों धर्म अपने आप को हजरत इब्राहिम की परंपरा का ही धर्म मानते हैं। हजरत इब्राहिम के समय को लेकर के थोड़ी डिबेट है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हजरत इब्राहिम का जन्म सुमेर इलाके में, जो इराक के क्षेत्र में पड़ता था, लगभग 2200 बीसी के आसपास हुआ था, यानी आज से लगभग 4200 साल पहले। और हजरत इब्राहिम की मृत्यु हुई थी जेरूसलम के पास हिब्रोन के क्षेत्र में। हजरत इब्राहिम ने इस अरबी इलाके में दो काम किए। एक तो इन्होंने एकेश्वरवाद को प्रोत्साहित किया। उस समय ये अरबी इलाका जनजातीय क्षेत्रों में, कबीलों में बटा हुआ था और हर कबीले के अपने देवता हुआ करते थे और इसलिए इन कबीलों में बहुदेववाद प्रचलित था। हजरत इब्राहिम ने ही सबसे पहले इस क्षेत्र में एकेश्वरवाद को प्रोत्साहित किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया। हजरत इब्राहिम के दो अलग अलग पत्नियों से दो पुत्र थे। एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था इसाक या इसहाक। इस्माइल के रीति रिवाज और परंपराओं में ही आगे चलकर हुए मोहम्मद साहब। हजरत इब्राहिम के दूसरे पुत्र इसाक या इसहाक के पुत्र का नाम था जैकब, जिसे इस्लाम में कहा जाता है याकूब। इसी जैकब का एक और नाम था इजराइल। ये इजराइल नाम यहीं से आया है। जैकब के 12 पुत्र थे, जिनके नाम पर इजराइल में 12 जनजाति या 12 कबीले हुए। इन्हीं 12 पुत्रों में से एक पुत्र थे जुडाहा, जिसे यहूदी कहते हैं यहूदा। अब ठीक से सुनिए, जुडाहा से नाम निकला है ज्यूज और यहूदा से नाम निकला है यहूदी। अब आप ठीक ठीक से समझ गए होंगे कि इब्राहिम का इस्लाम और यहूदी से किस प्रकार का संबंध है। ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। जेरूसलम के पास एक जगह है बेथलहेम, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, लेकिन इनकी परवरिश उत्तरी क्षेत्र में नजरेत में हुई थी। ईसाई धर्म में मान्यता है कि ईसा मसीह ने अपने प्रारंभिक जीवन में कुछ चमत्कार किए, जिन चमत्कारों की वजह से उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ी। बाद में वो जेरूसलम आए और जेरूसलम में उन्होंने यहूदी मंदिर में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था और गंदगी देखी, क्योंकि ईसा मसीह स्वयं एक यहूदी थे और उस समय यहूदी धर्म में कुछ सुधारों की बात कर रहे थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यहूदी मंदिर की सफाई की। इस वजह से उस यहूदी मंदिर के प्रीस्ट यानी पुजारी ईसा मसीह के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने ईसा मसीह के इस कदम को, अपनी अथॉरिटी को एक डायरेक्ट चैलेंज माना। इसलिए इन सभी पुजारियों ने एक मीटिंग बुलाई अपनी, और उस मीटिंग में ईसा मसीह के लिए मृत्युदंड निर्धारित कर दिया। इस मृत्युदंड के बारे में भी कई तरह की कहानियां और मान्यताएं ईसाई धर्म में प्रचलित हैं कि ये मृत्युदंड किस प्रकार से दिया गया और उसकी क्या प्रक्रिया रही। लेकिन शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, यानी उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि जो झगड़े आज हमें यहूदी बनाम मुस्लिम के दिखाई देते हैं, उससे कहीं गहरा और जटिल झगड़ा यहूदी बनाम ईसाईयत का रहा है। क्योंकि ईसाई लोगों को ये लगता है, दुनिया भर के ईसाई लोगों को, कि यहूदियों ने ही उनके ईश्वर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया था, क्रूसीफाई किया था। अब टेम्पल माउंट की स्थिति आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट होगी। टेम्पल माउंट का निर्माण एक चबूतरे पर यहूदियों के राजा हेरोड, जिनका समय 34 बीसी से 4 बीसी था, उन्होंने करवाया था। साथ ही राजा हेरोड ने उस मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया जिस मंदिर को यहूदियों के राजा सोलोमन, जिनका समय 970 बीसी से 931 बीसी था, उसका भी पुनर्निर्माण करवाया। ये मंदिर यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र था। क्यों पवित्र था?
क्योंकि इस मंदिर में यहूदियों के ईश्वर याहवे द्वारा यहूदियों के सबसे प्रमुख पैगंबर हजरत मूसा को दिए गए वे 10 आदेश, 10 कमांडमेंट जो लकड़ी के पट्टे पर लिखे गए थे और जिनको लकड़ी के पट्टे पर लिख करके लकड़ी के एक संदूक में बंद किया गया था, वो इसी मंदिर में रखे गए थे। और जिस स्थान पर मंदिर में वो रखे गए थे, यहूदी उस स्थान को कहते हैं होली ऑफ द होलीज, यानी पवित्र में भी जो पवित्रतम है। इसलिए यहूदियों का इस मंदिर के लिए बहुत महत्व था जो राजा सोलोमन ने बनवाया था। इस मंदिर को 586 बीसी में बेबीलोनिया ने अपने आक्रमण के दौरान तोड़ दिया। बेबीलोनिया को 539 बीसी में फारस के शासक साइरस ने हराया और उसके बाद साइरस ने यहूदियों को इस मंदिर का दोबारा निर्माण करने की इजाज़त दे दी। यहूदियों ने इस मंदिर को 516 बीसी में दोबारा बनवाया और इसीलिए इसको सेकंड टेम्पल कहते हैं। इसी मंदिर का पुनर्निर्माण राजा हेरोड ने करवाया था, जिनका समय 34 बीसी से 4 बीसी था। अब फिर से माउंट टेम्पल की आज की स्थिति को देखिए। ये वेस्टर्न वॉल का इलाका है। यहूदियों को टेम्पल माउंट के इसी हिस्से तक आज आने की इजाज़त है। यहूदियों की मान्यता है कि इस वॉल के पीछे ही वो मंदिर था जहां पर होली ऑफ द होलीज है। साथ ही यहूदी ये भी मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक के बराबर में जो छोटी सी संरचना है जिसे डोम ऑफ द चेन कहा जाता है, ये दरअसल यहाँ पर राजा सोलोमन बैठ करके न्याय किया करते थे। इस्लाम में मान्यता है कि डोम ऑफ द चेन उस चीज को अभिव्यक्त करती है कि जब कयामत का दिन आएगा तो जिन लोगों के कर्म अच्छे होंगे उन्हें चेन से पार जाने की अनुमति मिल जाएगी, यानी वो जन्नत में जाएंगे। इस डोम ऑफ द चेन में एक चेन बंधी हुई है। तो इस्लाम में मान्यता है कि जिनके कर्म अच्छे होंगे उन्हें चेन से पार जाने की अनुमति मिल जाएगी, यानी वो जन्नत में जाएंगे, और जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे वो यहीं पर रह जाएंगे। ये इस्लाम की मान्यता है। डोम ऑफ द रॉक के बारे में इस्लाम में ये मान्यता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब ने बुराक घोड़े पर स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी। दरअसल इस डोम ऑफ द रॉक में एक चट्टान है और उसी चट्टान से ये माना जाता है कि इसी चट्टान से होकर के बुराक घोड़े पर पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी। और इस यात्रा से ठीक पहले अल अक्सा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने नमाज अदा की थी, एक नमाज को लीड किया था। ईसाई धर्म में यह मान्यता है कि जिस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा हेरोड ने करवाया था, इसी मंदिर में 12 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह भी आए थे और इसलिए यह उनके लिए भी बहुत पवित्र है। वर्तमान में इस माउंट टेम्पल या हरम अल शरीफ में 11 दरवाजे हैं, जिन 11 में से 10 में से केवल मुस्लिमों को आने जाने की अनुमति है, जबकि एक दरवाजे से कुछ कंडीशंस के साथ कोई भी आ जा सकता है। इस माउंट टेम्पल के साथ ही 4 बस्तियां लगती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बस्ती है मुस्लिमों की, जिसे मुस्लिम क्वार्टर कहा जाता है, और यहीं से मुस्लिम हरम अल शरीफ में प्रवेश करते हैं और अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। माउंट टेम्पल के बराबर में दूसरी बस्ती है यहूदियों की, जिसे ज्यूइश क्वार्टर कहा जाता है। इसी ज्यूइश क्वार्टर से वेस्टर्न वॉल का इलाका लगता है। तीसरी बस्ती क्रिश्चियन क्वार्टर है और क्रिश्चियन क्वार्टर में ही होली ऑफ द सेपल्कर पड़ता है। यहीं पर ईसा मसीह को मारा गया था और ईसा मसीह का अवतरण हुआ था, यानी रिसरेक्शन हुआ था, ऐसा ईसाई धर्म में मान्यता है। चौथी बस्ती आर्मेनियन क्वार्टर है। आर्मेनियाई भी अधिकतर ईसाई ही होते हैं और इसी एरिया में माउंट जियोन पड़ता है। माउंट जियोन वो जगह है जहां पर शुक्रवार के दिन, जिस दिन ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया था, उससे ठीक एक दिन पहले बृहस्पतिवार के रात को ईसा मसीह ने अपना अंतिम भोज किया था, जिसको हम लोग जानते हैं द लास्ट सपर के नाम से। वर्तमान में हरम अल शरीफ, या जिसको माउंट टेम्पल भी कहा जाता है, उसकी देखरेख एक वक्फ बोर्ड करता है जॉर्डन पुलिस की मदद से। ये हिस्सा वेस्ट बैंक के इलाके में पड़ता है। 1967 से पहले वेस्ट बैंक के इलाके पर जॉर्डन का नियंत्रण था और 1967 के बाद इजराइल ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन माउंट टेम्पल का जो एरिया है, जिसको हरम अल शरीफ भी कहा जाता है, इसका संचालन वक्फ बोर्ड ही करता है। मई महीने में जो 11 दिन का युद्ध चला, वो झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ? जेरूसलम में एक इलाका पड़ता है शेख ज़ारा। ये अरब मुस्लिमों की बस्ती है। कुछ यहूदियों ने दावा किया कि यहाँ पर बने हुए कुछ घर वस्तुतः उनकी जमीन पर बने हुए हैं, जो उनके पुरखों ने बहुत पहले ली थी। ये मामला बढ़ता बढ़ता सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इजरायली कानून के अनुसार वर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना से पहले अगर यहूदियों ने इस इलाके में कोई जमीन ली है तो उस जमीन पर अधिकार यहूदियों का ही माना जाएगा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो बिगड़ती स्थितियों के बीच 10 मई को इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था।
और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पोस्टपोन कर दिया। मई महीने की लड़ाई के तार अप्रैल की घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं। 13 अप्रैल का दिन इजराइल में मेमोरियल डे माना जाता है, जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी याद में। इस दिन वेस्टर्न वॉल के पास इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन को एक स्पीच देनी थी। इसी दिन इस बार रमजान के पवित्र महीने का पहला दिन भी था। इजरायली ऑफिशियल्स को ये लगा कि अल अक्सा मस्जिद से पढ़ी जाने वाली नमाज प्रेसिडेंट की स्पीच को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में घुसी, जिसमें उनकी कुछ लोगों के साथ हाथापाई हुई और उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर के केबल को काट दिया। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। अल अक्सा मस्जिद की यही घटना इस बार की लड़ाई को जन्म देने का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि इससे अरब मुस्लिम बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। लाउड स्पीकर की इस घटना के बाद इजरायली पुलिस ने जेरूसलम के एक मुख्य मार्ग, जिसको डेमेस्कस गेट कहा जाता है, उसको भी बंद कर दिया। यानी प्रमुख रूप से 11 दिन की जो लड़ाई हुई है उसके 3 प्रमुख कारण रहे। एक शेख जारा की घटना, जो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, दूसरा अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस का घुसना, और तीसरा डेमेस्कस गेट का बंद करना। अब इस समय फिलिस्तीनी क्षेत्र की अपनी राजनीति भी उलझी हुई है। वर्ष 2006 से गाजा के क्षेत्र में हमास का नियंत्रण है। हमास को इजराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। हमास की एक्सेप्टेंस वेस्ट बैंक के इलाके में भी बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए इलेक्शन वेस्ट बैंक में होने थे। महमूद अब्बास को इस बार अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उनको लग रहा था कि हमास इस बार फतेह पार्टी को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए हरा देगा इलेक्शन में। इस उभरी स्थिति का प्रयोग उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए कर लिया। हमास ज्यादा से ज्यादा ये दिखाने का प्रयास करता है कि पैलेस्टीनियंस का प्रतिनिधित्व वास्तव में वही करता है, और इसलिए वो इजराइल के प्रति एक आक्रामक रुख रखता है। 7 मई के दिन उसने इजराइल से कहा कि या तो वो अल अक्सा कंपाउंड को खाली कर दे, नहीं तो हमले के लिए तैयार रहे। उधर इजराइल में पिछले 2 वर्षों में 4 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू, जो उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने सबसे बड़ा संकट अपनी सत्ता को बचाने का ही था। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये मामला उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको बनाया, राइट विंग वोट्स को अपने पक्ष में कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि वो प्रधानमंत्री बने रह सकें, जिसमें वो फिर भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि नेफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाला जो संगठन है वो जीत चुका है। 7 मई के दिन इजरायली पुलिस फिर से अल अक्सा मस्जिद में घुसी। 11 मई से हमास संगठन ने गाजा पट्टी के क्षेत्र से इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिनमें से अधिकांश को इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। और जैसा कि हमेशा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पैलेस्टीनियंस को ही उठाना पड़ता है। इस बार भी वही हुआ। हमास की विश्वसनीयता को कम करने के लिए इजराइल ने ज़्यादा से ज़्यादा आधारभूत ढांचे पर ही हमले किए, जैसे हॉस्पिटल्स पर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर, सैनिटेशन ढांचे पर। यह स्थिति वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पर काबिज फतेह पार्टी के माकूल भी बैठती है, क्योंकि इससे विश्वसनीयता हमास की कम होगी और उसे सत्ता में बने रहने का मौका मिलता रहेगा। इन सब कारणों की वजह से ही ये 11 दिन का युद्ध हुआ। इस वीडियो में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष के मूलभूत कारणों को समझाने पर थी, ताकि आप इनके बीच के संघर्ष के कारणों को गहराई से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अपने व्यूज़ भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।